हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 जनवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज द हिंदू में आए हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे। एक तो देखो, कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है हमारे इंडिया में इमरजेंसी यूज़ के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोसीजर जो ढंग से फॉलो नहीं किए गए उनको फॉलो करना चाहिए था। इसके अलावा हम FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो पाकिस्तान के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा, तो FATF के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे गवर्नर्स की पावर्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो है कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बनी है उसको लेकर के। इसमें बोला गया है कि अप्रूवल तो दे दिया गया है लेकिन कोई भी ट्रांसपेरेंसी उसमें फॉलो नहीं की गई है। आर्टिकल की शुरुआत होती है कि कोविड-19 के लिए दो वैक्सीन बनाई गई हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हमारे इंडिया के द्वारा कोवैक्सीन बनाई गई है भारत बायोटेक के द्वारा, जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और इसने ICMR के साथ में मिलकर के कोवैक्सीन को निर्माण किया है। कोविशील्ड बनाई है SII ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे बेस्ड है, और उसने यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के क्या बनाई है, कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया है। तो इस आर्टिकल में आगे ये बताया गया है कि देखो, अप्रूवल दे दिया गया है। जो हमारे DCGI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, VG सोमानी, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि इसको आप रेस्ट्रिक्टेड यूज कर सकते हो, किनमें, इमरजेंसी यूज में। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि थोड़ा बहुत अगर ट्रांसपेरेंसी की हुई है तो वो हुई है DCGI के द्वारा, नहीं तो इस वैक्सीन को बनाने में तो कोई भी ट्रांसपेरेंसी को फॉलो नहीं किया गया है। शुरुआत में हम पहले भी देख चुके हैं कि जब इन्होंने अपने अधूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, अपने डाटा, अपने ट्रायल के जो डाटा जमा करवाए थे DCGI के पास में, तो DCGI ने बोला था कि आप पहले अपने पूरे डाटा कंप्लीट, जो आपने ट्रायल किए हैं, वैक्सीन का ट्रायल किया है, कितने लोगों पर किया है, कितनी आपकी एफिकेसी रही है, वो सब कुछ आपको हमें यहाँ पर क्या करवाने होंगे, प्रोवाइड करवाने होंगे, नहीं तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जो हमारी मशीनरी है वहाँ फॉलो किया गया है, लेकिन जो ये इंस्टीट्यूट है, जो ये हमारी मेडिकल जो लैब है, इन्होंने ट्रांसपेरेंसी कुछ भी फॉलो नहीं की है। अगर हम कंट्रास्ट की बात करें US और UK से, देखो US में जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA है, उसने जब अपने यहाँ पर फाइजर को और मॉडर्ना वैक्सीन को अपने यहाँ पर अनुमति दी कि आप हमारे यहाँ यूज कर सकते हो, तो उसके लिए एक लाइव टेलीकास्ट किया था उनकी एडवाइजरी कमेटी एग्जामिनेशन ने, कि लाइव टेलीकास्ट करेंगे उससे क्या फायदा होगा। उसके बाद में यहाँ पर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की ग्रांटिंग दी गई थी। सेम इसी तरीके से यूके में किया गया था। यूके में दो वैक्सीन फाइजर और एस्ट्राजेनेका को जब पब्लिकली अवेलेबल करवाया, उसके पहले रेगुलेटर ने इसका ढंग से एक प्रोसीजर किया था, पब्लिक असेसमेंट इसका किया गया था। तो ये US और UK की अगर बात करें, इनसे कंपैरिजन करें, तो इंडिया में तो कोई भी प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं किया गया है। अब क्या एफिकेसी डाटा नहीं प्रोवाइड किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, जो कोविशील्ड है, जो किसके द्वारा बनाई गई है, ये बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसने फेज 2 और 3 का जो ट्रायल किया था, उसमें लोगों को लिया था 1600 लोगों को। अब बाद में जब उसने स्टडी की इन 1600 लोगों की, उनके ऊपर फेज 2 और 3 का जब ट्रायल किया, तो सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी की ही सिर्फ स्टडी की, मतलब, और उसमें भी 1600 लोगों में से सेफ्टी की स्टडी की 1200 लोगों के ऊपर और 400 इंडिविजुअल्स के ऊपर स्टडी की इम्यूनोजेनिसिटी की। जो अब एफिकेसी का जो डाटा है ना, वो इस कंपनी ने, इस वैक्सीन ने, इस इंस्टीट्यूट ने यूज किया यूके बेस्ड, यूके और ब्राजील के ऊपर। देखो, ये कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई है वो SII ने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका कॉन्ट्रैक्ट है यूके की कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। तो वहां पर ऐसा बोला गया है कि वहाँ की जो उनकी जो वैक्सीन है उसी के समान है, उसी के समान है। तो एफिकेसी डाटा यूज कर लिए यूके में, और कहाँ के, यूके और ब्राजील में जो डाटा यूज किए गए हैं एफिकेसी के, उन्हीं को प्रेजेंट किया गया है किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब कोई भी जो डाटा है ना वो अवेलेबल ही नहीं है। इसके अलावा यूके ने एक बात बोली है कि जब आप एस्ट्राजेनेका की एक डोज देते हो और दूसरी डोज में जब आप एक अंतर रखते हो ना, जब दूसरी डोज आप लेट देते हो, तो उससे क्या होता है, उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है।
इसलिए क्या किया गया है, सेकेंड डोज को देने में 4 से 12 सप्ताह, पहली डोज के 4 से 12 सप्ताह बाद में दूसरी डोज दी जाएगी। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो भी इसको अपॉर्चुनिटी की तरह काम कर रहा है। उसने बिना कोई, ना तो पहली डोज के लिए कोई एफिकेसी प्राप्त की, ना दूसरी डोज में। अब वो क्या कर रहा है, सिर्फ वहां पर जो निकल के आ रहा है उसको हमारे यहाँ पर फॉलो कर रहा है। और सेम हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बिना कोई एविडेंस की सेकेंड डोज के जो टाइमिंग आपने जो डिसाइड की है यूके की वैक्सीन कंपनी ने, उसी को फॉलो करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दिया है कोविशील्ड को। अब हम बात करते हैं कोवैक्सीन की, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही वैक्सीन को अभी अप्रूवल दिया गया है। ये हमारे इंडिया के द्वारा बनाई गई है। इसमें जो फेज 3 है, देखो 3 फेज होते हैं, पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसके यहाँ हुई कि पहले फेज में और दूसरे फेज में उसमें ज्यादा अंतर ही नहीं रखा उन्होंने। सिर्फ 28 दिनों के बाद में उन्होंने सेकेंड डोज दे दी। अब क्या किया है, फेज 3 का जो ट्रायल है वो तो इन्होंने नवंबर 2020 में स्टार्ट किया था कोवैक्सीन ने, मतलब भारत बायोटेक ने। अब उसका तो कोई डाटा ही नहीं है कि उनसे क्या एफिकेसी निकल के आई, कितना लोगों को मतलब फायदा मिला। इसका कोई वो ही नहीं है। कितने पार्टिसिपेंट थे, बहुत कम लोगों को तो एक तो इन्होंने पार्टिसिपेंट किया है, मतलब जिनके ऊपर भी यूज की है इनकी वैक्सीन को, उसमें बहुत कम लोगों को इन्होंने यूज किया है। कोई भी इनका एफिकेसी डाटा नहीं आया है। इनकी वजह से कितनी बीमारियों से इनको प्रोटेक्शन मिल पाया, किस तरीके से इन्फेक्शन को, ट्रांसमिशन को ये प्रिवेंट कर पाई, इसके बारे में कोई भी डाटा नहीं निकल करके आया है। तो देखो इस आर्टिकल में आगे बताया गया है कि हमारी जो यहाँ की जो कंपनी है ना, वो मिल गई है किसके साथ में, अगर कंपैरिजन करें तो चाइना की कंपनियों के साथ में। चाइना और किसके साथ में, चाइना और रशिया में सेम ऐसे ही हुआ था। रशिया में क्या हुआ कि बहुत कम लोगों पर, लगभग 90 लोगों के ऊपर ट्रायल किया गया और बोल दिया गया कि इसकी जो एफिकेसी है वो 94% है। सेम इसी तरीके से किया गया चाइना में। चाइना में भी बिना कोई ट्रायल के सीधा वैक्सीन को लाया जाता है और लोगों पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया जाता है कि आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जब कोरोना वैक्सीन के लिए काम शुरू हुआ था तो सितंबर में 9 ग्लोबल वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्होंने एक जॉइंट प्लेज लिया था कि कोई भी कंपनी अपने पर्सनल फायदे के लिए इस पेंडेमिक का फायदा नहीं उठाएगी। क्या करना है, हमें ढंग से इसके ऊपर ट्रायल करने हैं, ढंग से वैक्सीन बनानी है। सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में कि पहले हमारी वैक्सीन आएगी तो ज़्यादा बिक जाएगी और हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उस चीज़ को सिर्फ अप्रूवल लेने के लिए आपको कोई भी काम करना नहीं है। लेकिन भारत बायोटेक ने तो बिल्कुल जो प्लेज ली थी उसके बिल्कुल ही खिलाफ काम किया है। देखो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए कम से कम 50% एफिकेसी होना चाहिए और हमारे यहाँ पर जो रेगुलेटर हैं उन्होंने तो बिना कोई एफिकेसी के ही इनको क्या दे दिया है, अप्रूवल दे दिया है कि आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें बताया गया है, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है ना, जो अवसर है जिसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के जो कस्टमर हैं उनके अंदर एक रिलायंस विश्वास हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम खो रहे हैं। पहले आर्टिकल में इसमें बताया गया है कि देखो यूएस और यूके में धीरे धीरे दोबारा से वहां पर सेकेंड वेव, थर्ड वेव आ चुकी है और जो वहां पे पहले जो मरीज थे उनकी संख्या फिर से बढ़ने लग गई है। लेकिन अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में तो सितंबर के बाद से रेगुलर जो संख्या है मरीजों की वो घटती जा रही है। जो एक्टिव केस है वो बहुत कम आ रहे हैं और जो नए फ्रेश केस हैं, डेथ है, उनकी संख्या में भी रेगुलर क्या हो रहा है, ड्रॉपिंग हो रही है, कमी आ रही है। तो इसका यूज कर सकता है इंडिया। इंडिया अपनी वैक्सीन्स का ढंग से ट्रायल करे, ढंग से प्रोसीजर को फॉलो करे और फिर सारे एफिकेसी डाटा के साथ में उनको क्या करे, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का परमिशन ले। तो इससे क्या होगा, इससे तो सबसे पहले तो बात होगी रिलायंस की, लोगों में विश्वास बढ़ेगा। अब विश्वास की कमी होने से क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। इस आर्टिकल में लास्ट में बोला गया है दिसंबर 2018 में एक स्टडी की गई थी कि 121 जिलों में जो अनइम्यूनाइज्ड जो चिल्ड्रन हैं वो 24% तक पाए गए और उनकी जो रेट्स है वो क्या थी, बहुत ज्यादा थी। और जिनमें जो अनइम्यूनाइज्ड जो चिल्ड्रन थे उनमें 24% जो लोग थे उनको वैक्सीनेशन प्राप्त ही नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि उनको वैक्सीन का जो एडवर्स इफेक्ट होता है ना, उनसे उनके मन में क्या आ गया था, भय आ गया था।
सेम इसी तरीके का हुआ 2019 में ओशियाना जो जगह मतलब जो पैसिफिक ओशियन है उसमें जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उसमें एक सामोआ कंट्रीज है, वहां पर मीजल्स, मम्प्स और रुबेला इनके लिए इंजेक्शन बनाए गए, वैक्सीन बनाई गई। थोड़ी सी उसमें गलती हुई थी जिसकी वजह से सामोआ में क्या हुआ, 2 जो नवजात हैं उनकी डेथ हो जाती है, और वहां पर ये वैक्सीन लेने के बाद में led to a sharp drone in vaccine uptake and measles outbreak there। वहां पर क्या होता है, जब उनकी बच्चों की डेथ होती है तो लोगों में, बच्चों को वैक्सीन देने में हो जाती है कमी, और उनसे साइड इफेक्ट क्या होता है, जो मीजल्स है उसका आउटब्रेक हो जाता है उस कंट्री में। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर आप वैक्सीन बनाने में हड़बड़ाहट करोगे, आपाधापी करोगे, तो जो आप विश्वास क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कोरोना पेंडेमिक की वजह से लोगों में जो भय है उसको आप कम करने की बजाय क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। यही कारण है कि लोगों को जब वैक्सीन के लिए पूछा जाता है तो उनके मन में एक भय है, वो हिचकिचाहट करते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं चाहिए, क्योंकि जो जिस तरीके से आप अप्रूवल दिया जा रहा है ना वैक्सीन को, उससे लोगों के मन में ज्यादा भय बढ़ गया है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, सेम वैक्सीन वाली पिक्चर है। यहाँ पर हमारे प्राइम मोदी जी हैं, उन्होंने जब कोरोना हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ था और जब लॉकडाउन लगा था तो स्टार्टिंग में उन्होंने थाली के लिए लोगों बोला था, फिर कैंडल जलाने के लिए बोला, दिया जलाने के लिए बोला, फिर बोला गो कोरोना गो। तो देखो एक सटायरिकल वे में ये चीज को दर्शाया गया है कि कैसे एक तरीके से लोगों में विश्वास बनाने की क्रिएट किया जा रहा है, कैसे हम कोरोना को जीत सकते हैं। इस पिक्चर को लेकर के सबके डिफरेंट व्यू हो सकते हैं, सब इसको अलग तरीके से सोच सकते हैं। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि क्या किया जा सकता है। बाद में पीछे से फार्मा लैब आती है, उनको वैक्सीन पकड़ा देती है और वो फिर लोगों को दिखाने लग जाते हैं कि अब तो हमारे पास में वैक्सीन आ गई है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डाटा दिए हैं हमारे इंडिया की, जो चेन्नई जो सिटी है, वहां पर पूरे वर्ल्ड में अगर हम 1 किलोमीटर से कंपैरिजन करें तो सीसीटीवी कैमरा सबसे ज्यादा है हमारे चेन्नई में। चेन्नई में 1 किलोमीटर में 657 सीसीटीवी कैमरा है, मतलब सब कुछ वहां पर नजर में रहता है। तो देखो, इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि कैमरे वहां पर ज्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन इसका क्राइम से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं मान सकते कि वहां कैमरे ज्यादा हैं तो वहां तो क्राइम होते ही नहीं होंगे। तो क्राइम रिकॉर्ड से इसका कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो FATF को लेकर के है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली है, और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स देखो 1989 में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, और ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग से जो गलत काम होते हैं उनको रोकने के लिए, उनके लिए एक अच्छी पॉलिसीज बनाने के लिए सबसे पहले इसको एस्टेब्लिश किया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा। बाद में 2000 के लगभग आते आते इसमें शामिल कर दिया गया टेररिज्म को भी। टेररिज्म के लिए जो फंडिंग आती है उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया। और 2000 से ये जो FATF है वो 2 लिस्ट मेंटेन करती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। तो ये उसी से रिलेटेड ये क्या है, मतलब इसकी हेडलाइंस है, इसका जो टाइटल है इस आर्टिकल का वो ब्लैक एंड ग्रे। FATF की 2 लिस्ट होती हैं जिनमें कोई देश अगर टेररिज्म को फंडिंग करता है और अगर उसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट लगाए जाते हैं, फाइनेंशियल कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, और अगर वो उसमें सुधार करता है तो उसको फिर ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं सुधरता है और ज्यादा टेररिज्म फंडिंग को और टेररिज्म को बढ़ावा देने का कार्य करता है तो उसको ग्रे लिस्ट से निकाल करके डाल दिया जाता है ब्लैक लिस्ट में। उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर बिल्कुल बाउंडेशन लगाई दी जाती है। सेम बात हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने हमारे इंडिया में 26/11 हमले हुए थे 2008 में। दिल्ली का मुंबई का जो ताज होटल है, उसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे एरिया में हमले होते हैं। उसमें उसका जो मास्टरमाइंड था मुंबई अटैक का, जिसका नाम था जकी उर रहमान लखवी, पहले इसको बेल पर रिहा कर दिया जाता है। और अब जैसे ही पाकिस्तान को लगता है कि FATF की मीटिंग होने वाली है और हमारे को ग्रे लिस्ट से निकाल करके ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, तो क्या किया है पाकिस्तान ने, इसको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है। वहां की टेररिज्म जो एंटी टेररिज्म जो फोर्स है उसने दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है ताकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा वहां की जो पार्लियामेंट है उसने भी काफी काम किए हैं। जो टेरर फाइनेंसिंग
फ्रॉड्स को लेकर के बहुत सारे लॉज ऐसे कुछ बनाए हैं ताकि पाकिस्तान के ऊपर ये माना जाए कि पाकिस्तान तो टेररिज्म से कॉम्बैट करने के लिए ट्राई कर रहा है। देखो जून 2018 में 2015 में पाकिस्तान को निकाला गया था ग्रे लिस्ट से, जून 2018 में दोबारा डाल दिया जाता है उनको ग्रे लिस्ट में। अब उनको 27 पॉइंट एक एक्शन लिस्ट दी जाती है कि आपको इनके ऊपर काम करना है। अक्टूबर 2019 में उसका किया जाता है रिव्यू, तो देखा जाता है कि 27 में से जो 21 पॉइंट है उसके ऊपर तो रेगुलर काम किया है किसने, पाकिस्तान ने, और 6 पॉइंट्स के ऊपर तो आउटस्टैंडिंग काम किया है। तो इस आर्टिकल में यह बोला गया है कि पाकिस्तान जो जिस तरीके से धूर्तता से, जिस तरीके से लोगों को धोखा देकर के ये काम कर रहा है, तो ये इंडिया के लिए फेवरेबल काम नहीं है। पाकिस्तान क्या करेगा, अब तो इस लिस्ट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो इन लिस्ट से बाहर निकलेगा, फिर से वो रेगुलर जो काम करता आ रहा है, रेगुलर जो किसको काम करता आ रहा है, टेररिज्म को जो बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है, उसको फिर से दोबारा से स्टार्ट कर देगा। तो इंडिया के साथ में जो पाकिस्तान की जो बैटल हो रही है टेररिज्म को लेकर के, वो फिर से बढ़ जाएगी। देखो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में 2012 से 2015 तक डाला और फिर 2018 में दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया और अभी तक ग्रे लिस्ट में है। तो अब FATF का जो रीजनल ग्रुप है, एशिया पैसिफिक ग्रुप, उसकी मीटिंग होने वाली है, उसमें रिव्यू किया जाएगा। एशिया पैसिफिक जो ग्रुप है वो FATF का एशिया और पैसिफिक एरिया में जो कंट्रीज है उनका रिव्यू करेगा और फिर फरवरी में जब FATF की जो प्लेनरी सेशन होगा उसमें डिस्कस किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या ब्लैक लिस्ट में ले जाना है या फिर उसको ग्रे लिस्ट से बाहर करना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो गवर्नर की पावर से लेकर है। देखो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि सेंटर के पावर का यूज करते हुए सेंटर की उनकी जो मनमानी होती है उसके अकॉर्डिंग काम करता है गवर्नर। गवर्नर को ज़्यादा सेंटर का एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर वो सेंटर के एजेंट्स के रूप में काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। कॉन्टेक्स्ट है केरला के और अभी थोड़े दिन पहले जो राजस्थान है वहाँ के गवर्नर से रिलेटेड। देखो केरला की गवर्नमेंट ने वहाँ के गवर्नर को, आरिफ मोहम्मद खान है वहाँ के गवर्नर, उनको बोला जाता है कि हम स्पेशल सेशन बुलाना चाहते हैं, एक दिन की मीटिंग रखना चाहते हैं हमारे यहाँ की, तो आप उसका अप्रूवल दे दीजिए। तो गवर्नर हैं जो पहले मना कर देते हैं कि आप नहीं कर सकते स्पेशल मीटिंग, क्योंकि उनको ये लग रहा था, देखो सेंटर ने, अगर एक तरीके से देखा जाए, सेंटर गवर्नमेंट ने जो विंटर सेशन है उसको एक्सक्लूड कर दिया है, उसको रिपील कर दिया है कि विंटर सेशन नहीं होगा पार्लियामेंट का। क्यों? उन्होंने कारण बताया कोविड-19, लेकिन कोविड-19 तो जब आपका मॉनसून सीजन हो रहा था, सेशन हो रहा था, तब भी था। आपने कम मीटिंग की लेकिन की तो सही ना। तो उसी तरीके से उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप अभी भी मीटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और बिल्कुल मना कर दिया कि अभी नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि अगर सेशन स्टार्ट होता है तो अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है और फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के जो अपोजिशन है वो काफी विरोध करेगा। तो सेम तरीके से जो आरिफ मोहम्मद खान है वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पर, तो उनको भी ये लग रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फार्म लॉज बनाए हैं उनके खिलाफ कुछ काम किया जाएगा। तो उनका बाद में मना कर दिया जाता है। बाद में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो पिनाराई विजयन, वो ये बोलते हैं कि जो गवर्नर है उनको कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इस मैटर में और ये सब कुछ जो आप काम कर रहे हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाद में उनको सहमति मिलती है और उनकी मीटिंग होती है, उसमें वो फार्म लॉज का विरोध करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर जो पास किया गया है, जो एक्ट उन्होंने पास किया, उसमें उन्होंने बोला है कि देखो ये जो फार्म लॉज आपने बनाए हैं ना, वो स्टेट लिस्ट में आता है एग्रीकल्चर। सबसे पहले तो आपने लॉ बना कैसे लिया? अगर आपको लॉ बनाना था तो जो इंटर स्टेट जो काउंसिल मीटिंग होती है उसमें आपको डिस्कस करना चाहिए था। और ये जो यहाँ पर एक्ट पास हुआ है केरला में, वो बिल्कुल मतलब सर्वसम्मति से जो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे उन सब ने अपना क्या दिखाया है, अपनी सहमति दिखाई है कि बिल्कुल हम ये जो फार्म लॉ है उसके विरोध में है। सेम इसी तरीके से जो CAA
जो हमारी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके भी खिलाफ में था केरला, और केरला ने बोला था कि हम इसको यहाँ पर अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। सेम इसी तरीके से फार्म लॉज के बारे में बोला गया है। तो इसमें पहले बोला गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें आपको डिस्कस करना चाहिए था। दूसरा, चलो आपने डिस्कस नहीं किया, जो लॉ आपने बनाए हैं, जब बिल आपने इंट्रोड्यूस किया उसमें आपने एक प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया। सबसे पहले तो बिल बनते हैं, सबसे पहले बिल बनने से पहले वो आप एक स्टैंडिंग कमेटी को, पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको रेफर करते, वो उसके ऊपर डिस्कस किया जाता, फिर जो लॉ आते तो अच्छे होते। लेकिन आपने जो जल्दबाजी में जो काम किया है, जो किसानों को ध्यान में ना रख करके आपने काम किया है, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, चल रहा है। दूसरा क्या है कि जब भी आपको कोई लॉ पास करवाना होता है, कोई बिल पास करवाना होता है, तो आप क्या कर देते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देती है, कोई भी बिल को मनी बिल कर देती है। अब मनी बिल जब आप किसी को बना देते हो तो मनी बिल में राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती कि वो उसको मना कर दे। सेम तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट हर अपने बिल को पास करवाने के लिए काम करती है। अब इस तरीके से जब सेंट्रल एजेंसीज का इस तरीके से यूज किया जा रहा है, कहां पर, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और जिन स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट नहीं है, उनको आप ओवरथ्रो करने के लिए, उनको आप बीट करने के लिए जो काम कर रहे हो वो फेडरलिज्म के खिलाफ है। फेडरल क्या होता है, फेडरल होता है टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सेम तरीके की गवर्नमेंट सेंटर में हो और सेम तरीके की गवर्नमेंट क्या हो, स्टेट में हो। दोनों अपनी पावर्स एक दूसरे से गेन ना करें बल्कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर गेन करें, तो वो होता है फेडरलिज्म। तो देखो, लॉ बनाने की जो पावर है वो सेंटर के पास भी है, स्टेट्स के पास भी है, और ये होता है फेडरलिज्म। दोनों एक दूसरे के समान है और दोनों अपनी पावर्स एक दूसरे से अक्वायर ना करके कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर अक्वायर करती हैं। तो ये होता है फेडरलिज्म। तो आप जो जिन पे स्टेट को कानून बनाना चाहिए उनको आप एनक्रोच कर रहे हो उन एरियाज को, और उन पे अपनी पावर्स क्रिएट कर रहे हो, उन पे आप लॉ बना रहे हो, तो ये गलत है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। हमने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को डिस्कशन किया जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके।